हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, 2 दिन के छुट्टी के बाद हम सब फिर से एक बार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और हम जो छुट्टियां लिए हैं उसको हम आप लोग के साथ टाइम को मैनेज कर दिया जाएगा। एक दिन में 2 वीडियो ला के आप लोग का सेट को जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म करके हम दूसरे बुक की ओर से चलेंगे। ठीक है, चलिए, ज़्यादा नहीं, इसमें 6 सेट और बचे हुए, आज 4 हो गया। और आज शाम तक हो सके आप लोग का 5 लेसन का भी वीडियो आ जाएगा, सेट 5 का भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 5 कल रात में जो भेजा गया, तो अगर आप उसको बना लिए हैं तो आज शाम तक 4 बजे या 5 बजे तक, या हो सके रात रात तक वो वीडियो आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे आप लोग के लिए। बस आपको क्या करना है, जो आपको होमवर्क भेजा जा रहा है आप उसको पढ़िए, उसको बनाइए। पहला प्राथमिकता आपको यही है, जो भी आपको 8:30 बजे जो होमवर्क दिया जाता है उसको सबसे पहले आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद ही कोई दूसरा काम कीजिएगा, जो पढ़ना आप वो पढ़िएगा। दूसरी बात, अगर आप टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटी, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं उसका शॉर्ट नोट्स अगर आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया टेलीग्राम का, पहले नंबर उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात कि आपको हम एक अभी पॉलिटी का नोट्स दिखाने वाले हैं। अगर आपका कहीं ऑनर्स में या सब्सिडरी में पॉलिटी विषय है तो आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, चलिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये आपका क्लास 9th क्लास का, ठीक है, पॉलिटी का नोट्स है। अगर आप अभी आपके पास क्या है कि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, अभी आप ना एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाइएगा, तो क्या कीजिए, तो अभी आपके पास बस एक ही काम कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और देखिए, यही आपका अभी काम कर सकता है। ठीक है, उसके लिए देखिए मेरे पास जो है आपके लिए एकदम बहुत ही परफेक्ट, मेरे पास एक आपको हम दिखा दें। इसमें आपको क्या है कि चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा। हर एक चैप्टर से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ऐसे ही करके 9th क्लास का पॉलिटी का नोट्स आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको पूरा का पूरा इधर कुछ पढ़ने वाला भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए शुरुआत आपका यहाँ से होता है, कुछ पढ़ भी लीजिएगा और नीचे में आपका एमसीक्यू दिया हुआ है। हर एक चैप्टर से आपको ऐसे ही एमसीक्यू मिलता रहेगा। जैसे यहाँ 2 में शुरू हो रहा है, लोकतंत्र क्या और क्यों। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, वो आपको इसमें सारा का सारा अटैच किया हुआ है। अगर हम वही बात करें हिस्ट्री का, देखिए ये आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का है। ठीक है, ये भी आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू टाइप का मिलेगा। हर एक चैप्टर से आपको कम से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, वहाँ से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका 12th क्लास का SCERT का बुक है, याद रखिएगा। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा SCERT देख रहे हैं। ठीक है, NCERT नहीं देख रहे हैं, क्योंकि NCERT में आपको व्याख्या सहित मिलने वाला है। ठीक है, इसमें भी देखिए बहुत कम पेज पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। 12 तक का तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप टीजीटी का या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट से आपको एकदम चैप्टर वाइज, ठीक है, एमसीक्यू मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, 91 42 650 549, इस नंबर पे आप एसएमएस करके व्हाट्सएप एसएमएस और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसएमएस पीडीएफ लेने में एसएमएस करने के बाद आपको कुछ पैड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ शुल्क है जो कि आपको कुछ पैड करके भी पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले आप इस नंबर पर बात कीजिएगा, फिर आपको सारा डिटेल समझा दिया जाएगा। तो ज़्यादा समय आपको बर्बाद ना करते हुए, हाँ, आज से क्लास जो होगा पूरा रेगुलर होगा। प्रत्येक दिन 10 बजे आपका एक सेट डील कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आपका लेसन 5 भी हम ख़त्म कर देंगे। जो हम छुट्टी लिए हैं आप लोग से उसको हम मैनेज करने के लिए रेडी हैं, बस आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आज लेसन 4 है, लेकिन 4 में हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद देखा जाएगा कि हम 40 नंबर की ओर चलते हैं या इकोनॉमिक्स की ओर चलते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। अगर आप बनाए हैं हमारा सेट तो सबसे पहले आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर हिस्ट्री निकाल ली है तो उसको शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आपको हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे।
चलिए, तो पहला प्रश्न है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। आइए, सबसे पहले कि वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। चलिए, पहले नंबर की वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़ रहे हैं। जुड़िए आप लोग फटाक से, अब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोग को 2 या 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एसएमएस करते चलिए। सारा का हमें एसएमएस देख रहे हैं। नाम लेने की एक बात कर रहे थे, तो देखिए, अगर पढ़ाते समय नाम नहीं ले पाते हम, क्योंकि बार बार हम आप लोग का कमेंट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, हम सबका कमेंट का एसएमएस का जवाब देते हैं, ठीक है। आप एसएमएस कर दीजिए, अगर हम बाद में भी देखेंगे तो आपका एसएमएस का जवाब दे दिया जाएगा। कमेंट करते ही रहे, कमेंट का भी जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को शेयर कर दिए हैं। शुरुआत करते हैं आज से पहला प्रश्न। आइए, आप लोग को टाइम दिया जाएगा 3 से 4 सेकंड, शुरू आंसर दे दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का? याद रखिएगा, कांस युग से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आप लोग आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1-2 का आंसर आने लगा है, सही बात है। चलिए, राइट है आपका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषभदेव, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है? आइए, स्वर्णबेलगोला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए बताइएगा, स्वर्णबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर का? कर्नाटक में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। 74 में क्या है कि पंचतंत्र को किसने लिखी थी, ठीक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का? तो याद रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट बनाया, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। पहला प्रश्न आपका यही बनेगा, याद रखिएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो आपको याद रखना है क्या? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। यहाँ तक हो गया। चलिए, अभी आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि कंबोडिया के किस शासक ने, ठीक है, प्रसिद्ध अंकोरवाट बनाया, मतलब अंकोरवाट का मंदिर बनवाया था। तो किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर कीजिएगा आप लोग। याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। किसने बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया की स्थित अंकोरवाट मंदिर बनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। आइए, 26 में क्या है? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कीजिएगा। 76 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था, ठीक है। ये कब आया था? याद रखिएगा, ऐसा पूछता नहीं है, ठीक है। कब आया था ये नहीं पूछता है, बट हम आपको जानकारी के लिए आपको बता देते हैं ये, ठीक है। आया था कब? तो 11वीं सदी में, ठीक है। याद रखिएगा, 11वीं सदी में अल-बरूनी जो था, ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि अल-बरूनी की एक पुस्तक है, ठीक है। ये पूछता है, क्या पूछेगा? देखिए, साफ आपको लिख देगा, पुस्तक का नाम लिख देगा, ठीक है। क्या लिख देगा? किताब उल हिंद। ये आपका पुस्तक का नाम लिख देगा, किताब उल हिंद। ये किन की पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देगा अल-बरूनी, इब्न बतूता, या आपको फिर दे देगा 3-4 ऑप्शन और भी है, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। जो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए देगा, हर्षवर्धन दे देगा, कुछ भी देगा, विष्णु शर्मा दे देगा। तो आपको याद रखना है कि एक मिनट, आइए, किताब उल हिंद ये किन की पुस्तक है, ठीक है। तो ये किन की पुस्तक है? तो अल-बरूनी की, ठीक है। किताब उल हिंद किन की पुस्तक है? तो अल-बरूनी की ये पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कीजिएगा आप लोग। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या क्या फैक्ट निकलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही बनेगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना 1194,
पहला प्रश्न, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194, यह हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा इसमें, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1192 में। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध जो था 1191 में किसके किसके बीच हुआ था, ये पहला पॉइंट बनता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको याद रखना होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, हम पास चौहान लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब इन दोनों में जीता कौन और हारा कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा जीतने वाला टीम कौन था? तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान जो था ये जीत गया था। ठीक है, ये जीत गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध में जीत गया था और गौरी हार गया था। यही इसको अगर हम थोड़ा सा अपोजिट कर दें तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें कौन जीता था? तो याद रखिएगा जब द्वितीय युद्ध की हम बात करें, ठीक है, तो द्वितीय युद्ध में आपका ये यानी कि गौरी जीता था। ठीक है, जीता कौन था? तो गौरी। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए ये होगा फैक्ट, आपको पता हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आप एक पॉइंट देख लीजिए कि चंदावर का युद्ध जो था, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए चंदावर कहाँ स्थित है? तो फिरोजाबाद में। ठीक है, कभी पूछता नहीं है बट अपना नॉलेज के हिसाब से आप याद रखिएगा चंदावर कहाँ स्थित है? तो फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बारे में एक दो क्वेश्चन आपको फैक्ट में याद रखना होगा। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1206 में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? आइए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक की राजधानी कहाँ था? ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो ऐबक की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में क्या है? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा रायगढ़। ठीक है, चलिए 28 नंबर हो गया, 29 हो गया। 80 की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? ठीक है, तो किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 80 का। तो ये हो जाएगा आपका कालीकट। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो कब पहुंचा था? तो बाई डेट आपको याद रखना है 1498। तो सबको को याद है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे आपका 1-2 नंबर ज़्यादा रहे तो याद रखिए आपको बाई डेट याद करना होगा 17 मई 1498। ठीक है, बहुत कोई को याद नहीं रहता है बाई डेट। 17 मई बहुत कम ही लोग को याद रहता है। आपको अगर एक सेट चाहिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा सबसे हल्का हट के। ठीक है, तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई, मतलब कब हुई थी, किस साल हुई थी? तो 81 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1664 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। आइए क्या है? तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम प्लासी के युद्ध के बारे में बात कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध जो था ये कब हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसको आपको बाई डेट में याद रखना है 23 जून। ठीक है, क्या याद रखना है? 23 जून और 1757। ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। चलिए दूसरी बात में ये याद क्या रखना है कि प्लासी का युद्ध जो था ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद रखना है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो था किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अच्छा, जीता कौन था? अंग्रेज जीता था कि सिराजुद्दौला जीता था? तो जीता कौन था? तो याद रखिए अंग्रेज जीता था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गया था। ठीक है, चलिए इसमें इतना फैक्ट आपके लिए बहुत है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। आइए 83 में क्या है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा
दिया गया था। चलिए, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 में किसका कार्यकाल था, ये सबसे पहले आपको सोचना होगा। तो आपको हम बार बार बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था, तो ये आपका 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? आइए, लॉर्ड कर्जन तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। अगर हम वही बात करें लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है, इसका कब से कब तक शासनकाल था, तो ये आप लिख लीजिएगा 1836 से, ठीक है, 1836 से, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 1836 नहीं, चलिए 1936 से, 1936 से लेकर, ठीक है, 1943 तक। किसका? लॉर्ड लिनलिथिगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से लेकर 1943 तक। अगर वहीं हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन का, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं, एक साल ले लीजिए इनका, 1947 से लेकर 1948 तक, ठीक है। किनका? तो लॉर्ड माउंटबेटन का 1947 से लेकर 1948 तक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घटना कब कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 84 का? चलिए आंसर कीजिएगा आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को किया गया था। यहाँ से दो तीन फैक्ट आपको याद रखना होगा। देखिए देखिए 1905 में और क्या क्या हुआ था। सबसे पहला बात, ठीक है, आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा, चलिए हम लिख देते हैं, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लिखने वाले हैं अभी हम। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? चलिए, तो कब हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा? तो आपको बाई डेट याद रखना है, ये भूल के भी कोशिश ना कीजिएगा कि 1905 याद रख लीजिएगा, कोई काम का नहीं होगा वो फिर, ठीक है। आपको बाई डेट याद रखना 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को, ये आपको याद रखना होगा बाई डेट। देखिए 4 पॉइंट लिखा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा आपको 19 जुलाई 1905 को हुआ था। अगर इसी में फैक्ट लगा दे, ठीक है, क्या कि बंगाल का फिर घोषणा हुआ था, विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा कब हुआ था? तो जुलाई में हो गया था, 19 जुलाई को। सोचिए, घोषणा आपका 19 जुलाई को ही हो गया था, ठीक है, लेकिन इसको मतलब कि घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो किस काल में पड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1924 से लेकर 1934 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किस काल में, ठीक है, सॉरी, आइए, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? ये इसका तो हो गया आपका कितना, क्वेश्चन नंबर बी, 1924 से लेकर 1934 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। 86 में क्या है, आइए देखिए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में, या लौह पुरुष, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 87, ये आपको मिलान मतलब कि लिखना है कि सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। ये देखिए लिखा हुआ है, गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है कि वो सजाना है। चलिए सबसे पहली बात, आप सबको पता होगा रोलेट एक्ट कब हुआ था, आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये नहीं पता है तो याद रखिएगा 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च 1919 को हुआ था। चलिए दूसरा अगर हम बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको पता 1918 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर खेड़ा आंदोलन की हम बात करें, ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन भी कब हुआ था, ये भी आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अब बात आता है, ठीक है, अच्छा एक और बच गया आपका चंपारण सत्याग्रह, सॉरी इस पे ध्यान नहीं गया था, ये आपका हो जाएगा 1917 में। अब आपको सही क्रम में सजाना है कि पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ फिर कौन हुआ। तो देखिए यहाँ पे 17 है तो सबसे पहले तो ये तो फिक्स है
कि क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है 3 यानी चंपारण सत्याग्रह ये सबसे पहले होगा 1917 में हुआ था। तो आपको देखना है कि 3 किस किस में है, ठीक है। तो ये का आप थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती कर दिए। 3 देखिए आप ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा होगा। आइए ऑप्शन नंबर 1 में आपको 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ 1917 में, इसके बाद 1918। तो अब देखना आपको याद रखना है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था कि खेड़ा आंदोलन पहले हुआ था। तो आपकी जानकारी के हिसाब से हम बता दें कि सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 1918 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा सबसे पहले आपका, ठीक है। तो 3 के बाद 4, तो 3 के बाद 4 किस में दिख रहा है आपको, आइए 3 के बाद 4 आपको इस लाइन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, ठीक है। तो देखिए अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल कौन था। अब तो यहाँ आपको एक ही को नाम दिया हुआ है, ऐसे तो बहुत लोग शामिल थे, खैर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कौन, अरविंद घोष। देखिए इसमें जो था ना, इसमें आपका दोनों थे, अरविंद घोष भी थे और याद रखिए वारिंद्र घोष, ठीक है। ये भी पूछता है, 2 व्यक्ति थे, अरविंद घोष और वरिंद्र घोष, वरिंद्र कुमार घोष, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा में, तो अलीपुर बम षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, तो ये हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला प्रश्न के चलते, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नमक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, तो याद रखिए कहाँ किए थे, तो वर्धा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, आइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही आपको दिख रहा है, चलिए तो ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका एक ही देखिए, सबसे पहला ही सही है आपका, क्या जेम्स फोर्ड रॉयल एक्ट, मतलब कि इसके शासनकाल में 1919 में, ठीक है, क्या हुआ था, तो रॉयल एक्ट हुआ था, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, ठीक है। कौन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 के चलते हैं, 91 में क्या है, चलिए महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, आपको हम बार बार समझाते हैं, 8 अगस्त या 9 अगस्त, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 8 अगस्त या 9 अगस्त, कब, तो 1942, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं, 92 में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो किनके द्वारा की गई थी, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए चलिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं, 93 में क्या है, आइए बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ अब ऑप्शन आपका नहीं दिया हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे याद रखिएगा महात्मा गांधी, यानी कि गांधी जी ने आपको सबसे पहले क्या किया था, ठीक है, बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, 94 में क्या है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो कौन आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। शाहजहां के काल में कौन भारतीय मतलब यूरोपीय यात्री भारत आया था, तो उसका नाम आप लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, तो पीटर पीटर मुंडी, ठीक है। ये आपका शाहजहां के काल में भारत आया था। अगर वहीं हम बात करें थोड़ा सा हटकर, देखिए विलियम हॉकिंस प्लस कौन, टॉमस रो, ठीक है, विलियम हॉकिंस प्लस टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए जहांगीर, इन दोनों किसके शासनकाल में, तो जहांगीर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगर वहीं हम अगर इसमें इतना काफ़ी है थोड़ा सा, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि 20 अगस्त 1917 ईस्वी के, ठीक है, सुधार की घोषणा को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, तो 95 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है।
चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसे कला यानी श्याम पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किससे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे इस ऑप्शन में। देखिए इसका तो राइट आंसर हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए सौर मंदिर ये कहाँ स्थित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। चलिए, तो सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम स्थित है। चलिए दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि सौर मंदिर को ही क्या कहा जाता है, रथ मंदिर। सौर मंदिर को किस नाम जानते हैं, रथ मंदिर इसी को कहा जाता है। यहाँ भी आप याद रखिएगा, रथ मंदिर बोलेगा तो इसी को कहा जाता है। चलिए दो फैक्ट हो गया। अच्छा, तीसरा फैक्ट की अगर हम बात करें, सौर मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सौर मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए नरसिंह ठीक है वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, यहां तक हो गया 96 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ छुपा हुआ है, देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, खजुराहो का मंदिर ठीक है किन शासकों ने बनाया था। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, खजुराहो का मंदिर किन शासकों ने बनाया था, तो चंदेल शासकों ने। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था, चंदेल शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, थोड़ा बीच बीच में पानी पीना पड़ता है क्योंकि चिल्ला बोल बोल करना थोड़ा सा हरासमेंट होने लगता है। आइए 97 में क्या है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ठीक है प्रभावित था, तो राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 97 नंबर, ऑप्शन नंबर बी देखिए आप। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रीय शब्द जो था किससे प्रभावित था, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, ठीक है चोल की राजधानी थी, तो चोल की राजधानी क्या थी, तो तंजौर। याद रखिएगा चोल की राजधानी क्या थी, तो तंजौर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, क्या है 99 नंबर, समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मैगलन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता के पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। चलिए तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, सॉरी 101 में। आइए चलिए कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो आपको भी पता होगा पादरी या समांत लोग आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में, एक मिनट, आइए प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई। ठीक है, तो 102 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलिए याद रखिएगा जर्मनी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है कि नाजीवाद किसका समर्थक था। ठीक है, तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, राज्य की सुरक्षता का सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं, 104 में क्या है कि तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो 1750 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, आइए शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 का, चलिए तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। चलिए क्या है कि इस यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद हुआ था,
तो सेडान का युद्ध के बाद। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 में क्या है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिएगा, इंग्लैंड में पूछ रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट ओवेन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आइए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो ची मिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 आज का हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है। ये क्या है, इंग्लैंड में चास्टिस्ट आंदोलन हुआ, तो ये कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1838 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हिस्ट्री का खत्म कर चुके हैं, जो कि अभी तक में बहुत कम आप लोग लाइक किए हैं, ठीक है। लाइक बहुत कम किए हैं आप लोग। बार फिर से बोलते हैं कि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रत्येक दिन रात 8 बजे, ठीक है, रात में हर रात 8 बजे आपको एक सेट का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। आप उसको बनाइए और सुबह 10 बजे उसका आंसर मिला लीजिए, हमारे यूट्यूब पे आकर आंसर मिला लीजिए। चलिए तो अभी यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। तो जिनका भी ऑनर्स या सब्सिडरी में भूगोल होगा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सीरीज आज का। आइए क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है, ठीक है। तो किस वर्ष की है, तो 1984 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, देखिए, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवाद हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंक हमला कब हुआ था, मतलब कि आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2001 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.3%। आइए 174 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि भारत में स्थित प्रमुख, ठीक है, मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कोचीन में, वहाँ सबसे ज़्यादा मछली का मतलब कि उत्पादन होता है, वहाँ से मतलब को पकड़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। चलिए टैगा वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं, मतलब टैगा वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष होते हैं। तो 76 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा मृत काष्ठ वृक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृद का मतलब होता है मुद्रू, मतलब होता है आपका मुलायम। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल डमरू मध्य, ठीक है, से एक अभिप्राय है, ठीक है। तो क्या अभिप्राय है, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा आप वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो भूखंड को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को, ठीक है। चलिए 178 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता में, सॉरी कलकत्ता नहीं, एक मिनट देखते हैं, कलपंकम में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, तो कलपंकम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है, आइए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिए कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, आइए, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीप के भूखंड भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का, तो याद रखिए महाद्वीपीय जल सीमा क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय
जल सीमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा था? ठीक है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का? चलिए तो ये हो जाएगा आपका कोचीन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो 82 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए याद रखिएगा उड़ीसा। ठीक है, कौन है? तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्या है? आइए, निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वार्टरजाइट, ऑप्शन नंबर सी। आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सी मिट्टिया में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य का बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा 84 का राइट आंसर? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, काली और कछारी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टियाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 85 में क्या है? उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 में क्या है? वायुमंडलीय ओजोन की परत, ठीक है, ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, ठीक है, अणु का संयोजन से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? ठीक है, चलिए तो राइट आंसर बताइएगा 86 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए निम्न 87 नंबर क्वेश्चन रख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में, ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिम मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ठीक है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पंजाब और हरियाणा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है, वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती है? मतलब कि वह कौन सी पहाड़ी है जो पूर्व और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? ठीक है, ये आपसे क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 90 का? चलिए तो हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 91 नंबर क्या है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 91 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 के चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग, ठीक है, व्यापार मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 92 का हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आइए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? ठीक है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? चलिए तो 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? आइए, क्या स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय योजना है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दामोदर। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, तो क्या है बिजली का
चलिए, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 पानी, सॉरी पानी बोल रहा, पानी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? देखिए नहीं पे फोकस जरूर कीजिए, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। आइए कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इसका हो जाएगा आपका असम हो गया था। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, समुद्र सतह पर भूकंप। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन हो जाएगा 98 का राइट आंसर? चलिए तो ये हो जाएगा आपका NH 44। चलिए क्वेश्चन 99 नंबर देखते हैं। देवदारू, एक मिनट, आइए, देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। ठीक है, चलिए 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शंकुधारी वनों के। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का 100 नंबर होने जा रहा है आज पूरा। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए, जो प्राकृतिक से वो आपदा नहीं आया हुआ है। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बाढ़ तो आपका प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी आपका है, लेकिन ठीक है न्यूक्लियर विस्फोट जो है ये आपका मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक मिनट दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। आइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक और बालिका का अनुपात सबसे कम है? देखिए आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि सबसे कम है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है, सबसे कम किस में? तो हरियाणा। चलिए लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन याद रखिए कौन है? तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं। क्या है कि एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए चलिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों यानी कि भूपृष्ठ के ऊपर की ओर से सही विन्यास है? ठीक है, भूपृष्ठ के ऊपर सी ओर से आपको पूछा जा रहा है। चलिए तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए तो सी में क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को चलते हैं। 103 में क्या है? आइए चलिए, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतुएं रहती है? ये तो सिंपल है, आप अपने माइंड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु हो जाएगा आपका। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाएगी? 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है कि बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका, यानी कि 3/4 की भूमि कृषि पर आती है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 107 में क्या है कि भारत के सादे मानचित्र में ठीक है दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से ठीक है उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए भूरे रंग से। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका C 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका C सही है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 में क्या है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है,
तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो 109 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कोंकण तट। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में, ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कथन उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है, क्या ये सही है? तो 110 का क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत की रबी है, ये सही है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि एक और दो दोनों का दोनों आपका सही, आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक और दो दोनों, सॉरी डी नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 111 नंबर में क्वेश्चन क्या है, आइए। एक मिनट, चलिए सॉरी 110 तक ही है, क्योंकि 111 से तो आपका क्या शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉलिटी यहाँ से शुरू होने जा रहा है। चलिए तो थोड़ा सा एक बार अगर आप फिर से हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से पॉलिटी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, आइए। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? ठीक है, तो 111 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका कानूनी अधिकार है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? ठीक है, तो 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? ठीक है, तो 113 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, सरकार ने कब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम करने लगा जाने के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया है? ठीक है, तो 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 10 अक्टूबर 1906 में। ठीक है, कब क्या है? तो 10 अक्टूबर 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 115 में क्या है कि भारत कैसा राज्य है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत कैसा राज्य है, तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कल्याणकारी राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि गांधी जी को माना जाता है, ठीक है, तो गांधी जी को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक सराजकतावादी। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। चलिए 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। 118 में क्या है, आइए, कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता है? ठीक है, तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 में क्या है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 119 का? तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनमत है, ठीक है, तो जनमत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, आइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी कि जिसको संयुक्त यूएन बोलते नहीं, चलिए, जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, तो प्रथम महिला कौन थी? तो ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिए विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यूएसए में। चलिए यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? ठीक है, 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 7 सिद्धांत है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। क्या है कि ओबीसी के वर्ग में, ठीक है, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, 124 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन समिति।
चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। 125 में क्या है, आइए देखते हैं। 1953 में पहला, ठीक है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 काका कालेलकर। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 में क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आइए। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है, ठीक है। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शक्ति गुटनों के प्रति तटस्थ था, ठीक है। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 127 में क्या है, लोकतंत्र में सशक्त बनने के लिए क्या चुनौती नहीं है, ठीक है। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका, चुनौती आपसे यहाँ पूछ रहा है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 में क्या है, लोकतंत्र की सहायता का मानदंड क्या है, ठीक है। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, ठीक है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 130 में क्या है, चलिए लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, ठीक है। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विविधताओं का सामंजस्य। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ठीक है। चलिए तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में असमर्थ था। हाँ चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी भी पीना बीच में बहुत ज़रूरी है। आप सब भी अगर पढ़ें तो पानी थोड़ा नाश्ता वास्ता लेके बैठिए, ठीक है। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 131 हो गया। आप चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, चलिए तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो भाग 2 हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ठीक है। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केटी शाह, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत के संविधान में कौन सी सूची या अनुसूची, ठीक है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, ठीक है। तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, कौन सी मर्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। मंदे, मंदे क्या होता है, मंदे जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, मंदे का क्या मतलब समझे। अगर आप समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 135 का क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। तो 135 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मजदूर संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, संविधान का वह कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, ठीक है। चलिए 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 52वां, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो 137 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर कीजिएगा आप लोग। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का, ठीक है, पीठासीन अधिकारी होता है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, आइए।
चलिए, तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय, ठीक है, तो क्या अभिप्राय है? 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, ठीक है, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है कि योजना का विलय किस सूची में आता है, ठीक है, चलिए 141 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? समवर्ती सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार था, तो आधार क्या था? राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे हुआ था? 142 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए, भाषा के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते क्या है कि किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है, ठीक है, तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। आइए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने, ठीक है, मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया है, ठीक है, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय दी गई है, ठीक है, तो संसद को क्या समय दी गई? 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति जो होता है कौन चुना गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, ये हो जाएगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी। प्रंकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं, तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका लोकसभा में 30 सदस्य। चलिए, किसने लिखा है कि गुण खून में होता है, शांति में नहीं? चलिए, तो किसने लिखा था, ठीक है, कि गुण खून में होता है, शांति में नहीं। बहुत अच्छा लाइन था। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये हो जाएगा हिटलर। सोच लीजिए, यहूदियों का कट्टर दुश्मन था ये। चलिए, आइए, युद्ध एवं हिंसा को महात्मा गांधी महिमा पंडित करने वाला विचारक था, ठीक है, तो कौन था? 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 की ओर चलते हैं। संरचनात्मक हिंसा के रूप है, ठीक है, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल देखा जाए, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एक लास्ट बचा आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, इसको भी देखते हैं, इसको भी खत्म करके फिर हम लोग चलेंगे आपका 30 नंबर और 40 नंबर में। तो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सब लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। उदारीकरण का अर्थ है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन नंबर आप सी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, भूमंडलीकरण का अर्थ है, तो भूमंडलीकरण का क्या अर्थ हो जाएगा? 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। आइए 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है? आर्थिक सुधार के अंतर्गत, ठीक है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, पुरानी सरकारी नियमन और नियंत्रण के बदले आर्थिक विकास के बाजार तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। चलिए
115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन है? तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 की ओर चलते हैं। क्या है कि आर्थिक सुधार का अभिन्न, ठीक है, अभी भिन्न अंग है। तो क्या हो जाएगा? 116 का राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की ओर चलते हैं कि कौन सा मानव विकास सूचांक, ठीक है, में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता। 18 नंबर क्वेश्चन के चलते 118 में क्या है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। चलिए मानव विकास सूचांक प्रथम बार, ठीक है, कब निकला गया? तो कब निकाला गया था? तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है? आइए 120 में है कि एक मुक्ति उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा? तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। 121 में क्या है? अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? ठीक है, तो किसका क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 का। चलिए तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 में क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, लासेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? ठीक है, तो कौन सी है? 122 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। एक मंदी के दौरान, एक मंदी के दौरान क्या होता है? 123 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, ठीक है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सार्वजनिक, ठीक है, तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने हैं? तो याद रखिएगा 4, ठीक है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 4 हैं। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए जंगल भी है, नदियां भी है और कृष्ण भूमि भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्या है? उत्पादन के साधन कौन है? ठीक है, तो उत्पादन के साधन कौन है? तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा श्रम, आपका जो मेहनत, आपका श्रम जो है, यही आपका उत्पादन का साधन है। चलिए 128 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी नहीं है? ठीक है, तो कौन पूंजी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, गृहिणी की मोटर कार, ये नहीं है। आइए निम्नलिखित में से कौन चालू पूंजी है? ठीक है, तो 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य बीज। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 130 में क्या? जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय है। तो जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है? तो 130 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ठीक है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, ठीक है, तो क्या थी? 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 918, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों का, ठीक है, की औसत आयु थी, तो औसत आयु कितनी थी? 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, 64.6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए बिहार कौन सा जिला जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
134, थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोग प्लीज। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है, ठीक है। तो कृषि श्रमिक से मेरा क्या अभिप्राय है, याद रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए, ऐसे श्रमिक जिनके पास, ठीक है, कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, 135 क्राइटेरिया से क्या जाएगा, भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है, ठीक है। तो क्या कारण हो जाएगा 136 क्राइटेरिया से, तो याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो 137 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है, चलिए, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 138 का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, JB से ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, मजदूरी में कटौती द्वारा, ठीक है, द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन था, यह कथन किसका था, तो 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पीगू का। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अपने पुस्तक, ठीक है, किसमें किया है, तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है, प्रभावी मांग की, ठीक है, बिंदु पर, तो प्रभावी मांग के बिंदु पर, ठीक है, 141 का क्या हो जाएगा, कुल पूर्ति फलन एवं कुल भाग, ठीक है, कुल मांग फलन बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। आइए, व्यवसायिक बैंक एक संस्था होती है, ठीक है, तो किसकी होती है, 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाभ कमाने वाली की। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, तो व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, तो क्या होता है, इसका प्रमुख क्या है, तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, 144 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 144 में क्या है, व्यवसायिक बैंक के, ठीक है, सामान्य, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करने दीजिए। आइए, व्यावसायिक बैंक के सामान्य, ठीक है, उपयोगिता संबंधी कार्य हैं, तो 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए, 145 नंबर क्वेश्चन की उत्तर चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 146 की ओर चलते हैं, क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है, हुई, तो कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है, आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है, बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है, ठीक है, तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 148 नंबर क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक अवरोधक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 148 का, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 149 में क्या है, आइए, तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को, ठीक है, प्रोत्साहित मिला, तो किस उद्योग से, तो पर्यटन उद्योग। चलिए, तो आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग चलेंगे हिंदी और इंग्लिश की ओर, ठीक है। चलिए, तो कृषि उत्पादकों के मानवीकरण, ठीक है, मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो किस मानक का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, एक मार्क प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं हम आज जो आपका बचा हुआ है क्या, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है आपका। चलिए, अगर वीडियो को आप अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हमारे बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए चलिए तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए, तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पाँच, तो पाँच का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छः का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। चलिए, 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 109 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 110 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, 111 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यम। चलिए, बाघ, ऑप्शन नंबर 13। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, एक 15 नंबर क्वेश्चन क्या है तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 में क्या है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उपयुक्त में से, एक मिनट, चलिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का क्या हम आपको बताते हैं, एक मिनट रुकिए, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिए अलंकार में अल है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। चलिए, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको वन हो जाएगा। एक मिनट, चलिए, तो 22 तक हो गया। 22 का आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी था। 23 का देख लेते हैं। 23 का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक मिनट, आइए, 23 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 25 का भी ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 का क्या है, चलिए, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आइए, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आज हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, 30 प्रश्न यानी कि पार्ट वन या पेपर वन हम लोग देख चुके हैं। अगर इसमें आपका टोटल कितना 30 में से 9 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आपका पेपर टू को चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए यहीं पे है, शुरू करते हैं पेपर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ शुरू है, इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, बता देते हैं, मिला लीजिए आप आंसर। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वन हो जाएगा। चलिए, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
चलिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो आपको थोड़ा पढ़ने वाला एक देख लेते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1879 में। चलिए 39 का राइट देख लीजिए। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 बी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए। ये रहा आपका फुल्ली जूम, थोड़ा सा कट जाएगा ऑप्शन। चलिए ठीक है, यहाँ तक। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ठीक है, तो किसका हो जाता है? तो केचुआ में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या? हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने, ठीक है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह कर तिरंगा फहराया? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी झा। 43 में क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल किताब 2023 किसने जीता? ठीक है, तो किसने जीता था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सबला लेनका। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 44 में क्या है? आइए, सितंबर 2023 में कौन, ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 का क्या चाहते हैं? रिक्त स्थान को भरना। यहाँ पे शुरू में क्या हो जाएगा? वायुमंडल द्वारा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाते दिखता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 49 में क्या है? आइए, उपस्थित निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? उपस्थित किस में नहीं पाई जाती है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विकल्प में नहीं पाया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 में क्या है? आइए, सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला, ठीक है, उसका बाहत्तम भाग जिससे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का आपका 1 हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 परिवहन के लिए सोलर कार का प्रयोग करना, ये नहीं है ग्रीन हाउस। ठीक है, चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। वर्साई की संधि, ठीक है, किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1919 में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में है। बुद्ध के गृह त्याग करने के उपरांत उनके गुरु कौन थे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि अलार कलाम भी थे और आपका कोई रामपुत्र भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए भारत में स्थानीय स्वशाही संस्था 1882 में सशक्त की गई थी? तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 74.0%। चलिए
1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 60 का तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 के चलते क्या है, में कौन सही है, सही के चुनाव करना आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको देखिए कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन के चलते 62 में क्या है, भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? ठीक है, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची हो जाएगा। चलिए तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त किसका है? जिसका राइट हो जाएगा हिंद महासागर का। चलिए यूनेस्को की विश्व विरासत, एक मिनट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामपम्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तेलंगाना में। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थलीय पवन है? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मिस्ट्रियल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, तो कौन से? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा 67 का, तो ये हो जाएगा सिबाजोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए और 68 नंबर राइट देख लीजिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 69 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत का प्रमुख जैव विविधता स्थल है? ठीक है, तो 69 का क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, इन दोनों जहाँ मिलते हैं उससे हम नीलगिरी भी कहते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या किए, ठीक है, यानी कि पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपको हिंदी सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न, इतिहास, ज्योग्राफी, और आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये पूरा 40-40 नंबर का हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, और एक सूचना आप लोग के लिए कि आज हम रात तक या 5 बजे तक उम्मीद करेंगे, ठीक है, पार्ट 2, यानी कि ये तो आप क्या पढ़ लिए, ये 4 सेट आप लोग का ख़त्म हो चुका है, आज आप लोग को 5वां सेट भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जो छुट्टी हम लिए हैं उसको हम मैनेज कर लेंगे, आज शाम तक आपका 5वां सेट भी आ जाएगा। तो आप लोग को टेलीग्राम में PDF भेज दिया गया है, उससे जाइए, उसको बनाइए। ठीक है, बनाने के बाद आपको आंसर मिलाना है। तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।